अभी हम बात कर रहे थे कि असुरक्षित ऋण कौन से होते हैं। इससे पूर्व वीडियो जस्ट डाउन हो गया था। इसको कंटिन्यू करेंगे हम, इस चैप्टर्स को, इस चीज़ को, बैलेंस शीट कंटिन्यू करेंगे। इसे आप पार्ट 2 के रूप में कर लीजिए, बैलेंस शीट पार्ट 2। ओके, तो असुरक्षित ऋण कौन से होते हैं? असुरक्षित ऋण वो ऋण होते हैं जो सुरक्षित नहीं है, जिनके पीछे कोई चीज़ गारंटी के रूप में नहीं रखी गई है। इनमें बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ऋण, जनता से प्राप्त स्थायी निक्षेप तथा प्रबंधकों से लिए गए ऋणों को शामिल करते हैं। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर इनसे भी हम लोन ले सकते हैं, तो दैट इज़ द इनसिक्योर्ड ऋण। इसके पीछे हम कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखते, कोई जमानत नहीं रखते। अगली बात करते हैं चालू दायित्व एवं आयोजन। संस्था के उन दायित्वों को चालू दायित्व कहते हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यानी वो दायित्व है जिनका भुगतान उसको कंपनी को 1 वर्ष में ही कर देना होता है, उनको चुका देना होता है। उनकी अवधि 1 वर्ष या उससे ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। चालू दायित्व में मुख्य रूप से विद लेनदार, देय बिल ने भुगतान किया गया लाभांश, ऋण पत्रों पर देय ब्याज एवं बकाया व्ययों को शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन ऋणों का वह भाग जो चालू वर्ष में देय होता है उसे भी हम चालू दायित्व में दिखाते हैं। देखिए, मैंने लोन लिया बहुत लंबी अवधि का, दीर्घकाल में मुझे चुकाना है, लेकिन इस साल मैं उसमें कितना भाग चुका रहा हूँ, ये किस में आएगा? ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शो होगा। जो मैं इस साल चुकाऊंगा वो हमारे चालू दायित्व के अंदर दिखाया जाएगा। आयोजन में कर के लिए आयोजन, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को शामिल किया जाता है। जो डाउटफुल्स लायबिलिटीज हैं उनको हम स्थिति विवरण बैलेंस शीट में केवल टिप्पणी के रूप में ही दर्शाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया अंश पूंजी, संचय आधिक्य, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व आयोजन। ये क्या है? ये लायबिलिटीज साइड के प्रमुख मद हैं। हम बात करते हैं संपत्ति पक्ष की मदों का विवरण। स्थायी संपत्ति, जैसा कि आपको पता है कि हम बैलेंस शीट के अंदर कैश को चाहे तो ऊपर ले सकते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, और इस तरह मतलब करंट असेट्स को पहले लिया जा सकता है और फिक्स असेट्स को आप बाद में शो कर सकते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं कि फिक्स असेट्स को पहले ले सकते हैं और करंट असेट्स को हम बाद में ले सकते हैं। तो आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अंदर फिक्स असेट्स को पहले शो किया गया है। स्थायी संपत्ति, ये संपत्तियां व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालित करने हेतु क्रय की जाती है, बिजनेस को फ्लो में लाने के लिए की जाती है। इनका व्यवसाय के उत्पादन कार्यों में उपयोग किया जाता है तथा सामान्यतः विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दे आर नॉट फॉर सेल, ये यूज आती है बिजनेस के लिए। स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत भवन, भूमि, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है। स्थायी संपत्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो मूर्त स्थायी संपत्तियां है, दूसरी वो जो अमूर्त स्थायी संपत्तियां है। मूर्त स्थायी संपत्तियां टेंजिबल फिक्स असेट्स, ये वो स्थायी संपत्तियां हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिनको आंखों से हम प्रत्यक्ष देख और पहचान सकते हैं। वो है टेंजिबल असेट्स। जैसे भवन को देख लिया आपने, भूमि को देख लिया, संयंत्र देख लिया, फिक्सचर्स देख लिया, फर्नीचर देख लिया।
चिट्ठे में इन्हें सकल ब्लॉक के रूप में दिखाकर उनमें से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं और शुद्ध ब्लॉक के रूप में दिखाया जाता है जब बाहर का जो कॉलम्स है, जो असेट्स के कॉलम में, उसमें हम फिक्स असेट्स लिख देंगे, उसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे और जो नेट जो राशि बचती है डेप्रिसिएशन के बाद में उसे हम लास्ट वाले कॉलम में शो करते हैं। अमूर्त स्थायी संपत्तियां, ये वो संपत्तियां होती है जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और न ही ये विपत्रों के रूप में किसी भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उनका अस्तित्व होता है। ये शो नहीं होती, आंखों से दिखती नहीं है, पर दे आर वैल्यूएबल इन द बिजनेस। इनका अपना महत्व होता है और ये अन्य संपत्तियों की तरह ही उपयोगी होती है। आप सोच रहे हो कौन सी चीजें होती है ऐसी? तो देखिए दोस्तों, ख्याति, व्यापारिक चिन्ह। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जो गुडविल होती है, विजुअल है, कभी देखिए आपने गुडविल? ना नहीं देखी ना, लेकिन ये अपना एक स्थान रखती है। व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, एकस्व और कॉपीराइट्स। कई बार आप देखेंगे गुडविल, ट्रेडमार्क, एकस्व और कॉपीराइट, ये एसेट्स है क्या सर? नहीं, यस दे आर एसेट्स, बट अमूर्त स्थायी संपत्ति है ये। अगला कॉलम है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। विनियोगों में मुख्यतः कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं के अंशों, बॉन्डों एवं ऋण पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों व अचल संपत्तियों में किया गया विनियोग शामिल किया जाता है। इन्हें स्थिति विवरण में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। मेरी कंपनी, या मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट में है, उसके पास पैसा है, तो कंपनी चाहे तो अन्य संस्थाओं में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्ट का मीन्स वो चाहे तो उसके शेयर्स खरीद सकती है, चाहे तो बॉन्ड्स खरीद सकती है, उसको लोन भी दे सकती है, और चाहे तो गवर्नमेंट जो प्रतिभूतियां हैं उसमें अपना पैसा लगा सकती है, या कंपनी चाहे तो अपनी फिक्स्ड असेट्स खरीद ले अलग से। ये सब विनियोगों के अंदर शामिल होता है। इन्हें स्थिति विवरण पर कोष्ठ मूल्य पर ही दिखाया जाता है। अगला पॉइंट है चालू संपत्तियां, ऋण अग्रिम एवं जमा। संस्था में चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो प्राय 1 वर्ष की अवधि में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। वो कैपिटल्स जिन्हें हम 1 वर्ष की अवधि में पुनः कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ करंट असेट्स हैं। जैसे स्टॉक्स, डेटर्स, BR, नगद, बैंक में शेष आदि को शामिल किया जाता है। अगली बात करते हैं विविध या स्थगित व्यय। विविध व्यय के अंतर्गत प्रारंभिक खर्चे, अंशों एवं ऋण पत्रों के अभिगोपन तथा दलाली से संबंधित खर्चे, अंशों एवं ऋण पत्रों पर दिया गया बट्टा, निर्माण के दौरान पूंजी में से किया गया ब्याज, विकास संबंधी खर्चे इत्यादि को हम शामिल करते हैं। या स्थगित व्यय डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। प्रारंभिक खर्चे, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आपने प्रारंभिक खर्चे करें तो ये विविध व्यय के अंदर है। ऋण एवं अंशों के अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हैं या दलाली दे रहे हैं, वो खर्चे। आपने जब शेयर जारी किए और अंश पत्र जारी किए तो उन पर आपने डिस्काउंट दिया बाजार के अंदर शेयर को लाने के लिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। और कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं कंपनी के लिए, वो इसमें शामिल किए जाएंगे। आगे बात करते हैं लाभानी खाते का नाम शेष। लाभानी खाते के नाम शेष को स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में साधारणतः तब दिखाया जाता है जब कंपनी के खातों में अप्रतिबद्ध संचय की राशि लाभानी खाते के नाम शेष से कम हो। आज के लिए इतना ही, आगे फिर अपन आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।